हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। यह अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट नंबर 5 का एक टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने कंप्लीट कर लिया था। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की जो भी वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं वो प्लेलिस्ट दी गई है। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ की सारी वीडियो आप वॉच कीजिएगा। टोटल कोर्स वहाँ पर दिया हुआ है और हम इस सीरीज़ में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को कंप्लीट ही करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ दिन वीडियो चैनल पर नहीं डाली गई है तो उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ टोटल सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। और जो भी बीच में अभी कुछ दिन पहले वीडियो आनी बंद हो गई थी, किसी कारणवश हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, सो उसके लिए सबसे सॉरी। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स। यूनिट नंबर 5 हमारे यहाँ पर चल रही थी, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उस सिलेबस की वीडियो टोटल चैनल पर डली हुई हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप आज का वीडियो, और आज से वीडियो यहाँ पर रेगुलर आने वाली हैं। सो कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर हम करने के बाद इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस और जो भी जिस तरीके का भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो, चाहे जैसे एग्ज़ाम होता था चाहे उस तरीके से एग्ज़ाम हो, जो भी नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से उसी के हिसाब से हम आगे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता था कि कोई हमारे पास फ्रेम है, उससे जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो उसको हम बोलते थे, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं को बोलते थे हम विद्युत फ्लक्स। उसी तरीके से इसमें होता है कि कोई हमारे पास फ्रेम है, उससे जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस फ्रेम से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। बिल्कुल सेम उसी की तरह है जैसे विद्युत फ्लक्स था, उसी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का एक गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी फ्रेम अगर हम रख दें तो उससे गुजरने वाली जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनकी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो यहाँ पर किसी समतल को यदि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो समतल से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब यहाँ पर इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। आइए फिगर की सहायता से समझ लेते हैं। तो फिगर में हमें क्या दिखाया गया है कि एक समतल हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, उससे ये कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहाँ पर हमने क्या रखा कि जो भी हमारे पास समतल है उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है, यानी कि तल के लंबवत रखा हुआ है। तो चुंबकीय बल रेखाएं और जो तल है ये क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे क्या है? लंबवत हैं। तो जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? फाई इंटू बी ए। अब देखिएगा, जब हमारे पास जो समतल है अगर उसके किसी थीटा एंगल पर चुंबकीय बल रेखाएं गुजारी जाएं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास समतल था उसके किसी थीटा एंगल पर ये चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से गुजारी जा रही हैं। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। हम सभी जानते हैं कि जो भी हमारे पास
कोई किसी एंगल पर एक फोर्स एक्ट होता है किसी बॉडी पर, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसके दो कंपोनेंट हम मान लेंगे। एक कंपोनेंट होगा ये, तो इसको कहेंगे बी साइन थीटा, और इसको कहेंगे बी कॉस थीटा। इसको बी कॉस थीटा कहने के मतलब याद रखने के लिए हम किस तरीके से याद रखते हैं कि जिस साइड में थीटा होगा उस साइड में हम कॉस थीटा रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो देखिएगा कि जो भी एरिया है वो तो ए है, लेकिन इस एरिया के लंबवत तो यही है। ठीक है, इसके लंबवत क्या है, देखिएगा ये इसका तल है और इसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर तो यही कंपोनेंट होगा। तो इस कंपोनेंट को इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स निकल करके आता है। तो देखिएगा ए तो एरिया हो गया, और जो ये कंपोनेंट है वो क्या है, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा यानी कि ए के साथ में बी कॉस थीटा की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ए कॉस थीटा क्यों नहीं है, तो यहाँ पर कॉस थीटा इसलिए नहीं है कि यहाँ से पहले से ही एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो कॉस 90 अगर हम देखेंगे तो कॉस 90 1 आता है। तो वैसे भी हमारे पास जब 1 आएगा तो इंटू में 1 करते हैं या हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फाई इक्वल टू बी ए आया है, और इस सेकंड स्थिति में फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आएगा। ठीक है, किसी एंगल पर है तो वो इस एंगल का मान रख देंगे। ठीक है, चाहे वो 90 डिग्री है, चाहे कॉस 60 पर है, 45 पर है, किसी भी एंगल पर वो बता सकता है। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है। बस ये क्या है, ये 90 डिग्री पर है तो ये बी ए आएगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉस 90 होता है वो 1 होता है। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्लियर। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, और वेबर को हम लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू और बी से। ठीक है, वेबर को हम डब्ल्यू बी से लिखते हैं, और हम की कह सकते हैं कि जो वेबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम वेबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है इसको याद रखिएगा। 100% ये पूछा जाता है, और इसके बारे में बहुत कुछ एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल में आपको ये मात्रक लिखना पड़ेगा, तब आपको याद होना चाहिए। वेबर किसके बराबर होता है, यानी कि 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है, और उसको हम डब्ल्यू बी से लिखते हैं। यानी कि कहीं पर वेबर लिखा हुआ होगा और कहीं पर डब्ल्यू बी भी लिखा हुआ आ सकता है। डब्ल्यू बी लिखा हुआ हो तो तब भी आप समझ जाइएगा कि वो वेबर है। ठीक है, तो 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर हम बोलते हैं। अब देखिएगा कि जो वेबर है, ठीक है, वेबर को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो 1 वेबर की परिभाषा हम दे सकते हैं। कभी कभी ये 2 नंबर में आ जाता है कि 1 वेबर को परिभाषित कीजिए। तो 1 वेबर को परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे कि यदि 1 मीटर क्षेत्रफल वाले किसी समतल को 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के लंबवत रखा जाए। याद रखिएगा, बल रेखाओं के लंबवत है। ठीक है, यानी कि किसी भी एंगल पर हम नहीं बोल सकते, केवल 90 डिग्री पर बोल सकते हैं। ठीक, ये नहीं बोल सकते किसी एंगल पर रखा जाए, हम बोलेंगे लंबवत, या हम बोलेंगे कि 90 डिग्री पर रखा जाए। तो यदि 1 मीटर क्षेत्रफल वाले किसी समतल को 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं के लंबवत रखा जाए तो समतल से 1 वेबर चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। यानी कि जो हमारे पास समतल है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, 1 वेबर, यानी कि यूनिट वेबर चुंबकीय फ्लक्स हमको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि फाई का विमेय सूत्र क्या होता है। विमेय सूत्र हम किस तरीके से इसका निकाल दें। तो देखिएगा, हमें पता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास लॉरेंज बल होता है, लॉरेंज बल के जब हमने टॉपिक को कवर किया था तो हमने फॉर्मूला देखा था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या था फ्रेंड्स, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, जब F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम जब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू निकालने पर हमें क्या मिलता है, b इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है वहाँ पर किसकी वैल्यू रख देंगे, हम b की वैल्यू रखेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पर फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में क्या रखेंगे हम,
बी की वैल्यू रखेंगे एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा हम अब यूनिट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एफ यानी कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और ये जो क्यू है यानी कि क्या है, चार्ज है, आवेश है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड, ठीक है। क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है। और हम जानते हैं कि v यानी कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो उसका मात्रक हमने ये लिखा है, ठीक है। अब न्यूटन का जो विमेय सूत्र होता है सभी को पता है, mLT-2 होता है। मीटर स्क्वायर को L स्क्वायर लिखेंगे और एम्पियर को एम्पियर ही लिखते हैं, लेकिन सेकंड को हम क्या लिखते हैं, T से लिखते हैं, तो T आ जाएगा। और मीटर को L से लिखेंगे। अब देखिएगा L अपॉन T यहाँ पर आएगा तो L T-1 हो जाएगा, क्योंकि हम T को ऊपर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको टोटली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है mL² T-2 A-1, और यही हमारे पास किसका आ जाता है, फ्लक्स का विमेय सूत्र हमें मिल जाता है। अब देखिएगा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये हम समझ सकते हैं और किस तरीके से ये काम करता है, क्या इसका पर्पस था, उसको हम जानेंगे, किसके द्वारा ये दिया गया था, इसके बारे में टोटली हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर देने वाले हैं। तो देखते रहिएगा चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। माइकल फैराडे जो थे उन्होंने 1831 में क्या नियम दिए थे जिससे कि हम चुंबकीय प्रेरण यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को जानने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी हम बताने वाले हैं, जिससे कि आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने में आसानी होगी। तो देखिएगा सन 1820 में ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह खोज की कि विद्युत धारा के साथ चुंबकीय क्षेत्र सदैव संबंधित रहता है। अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि किसी चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्टर्ड ने 1820 में ये बात बताई थी। अब 1830 में फैराडे आए। फैराडे ने यह विचार दिया कि जब गतिशील आवेश अर्थात विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न होना बताया था, लेकिन जो फैराडे थे 1830 में फैराडे आए, माइकल फैराडे, उन्होंने यह बताया कि जो गतिशील आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो गतिमान चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जब गतिशील आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो गतिशील चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। और इसके लिए फैराडे ने एक चुंबक तथा धारामापी जुड़ी हुई एक कुंडली ली तथा उन्होंने चुंबक को कुंडली के अंदर फेंका। तो देखिएगा कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। केवल इमेजिनेशन में उन्होंने यह सोचा था, यह इमेजिन किया था कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने चुंबक को कुंडली के अंदर फेंका तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यह देखा कि जिस टाइम चुंबक कुंडली से गुजरा उसी क्षण धारामापी में विद्युत यानी कि धारामापी में जो है विक्षेप उत्पन्न हुआ। यानी कि जो धारामापी में गैल्वेनोमीटर रखा हुआ था उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, जबकि कुंडली के साथ कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी, फिर भी उसमें विक्षेप पैदा हुआ। समझ रहे हो, जब उसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई थी लेकिन फिर भी उसमें विक्षेप पैदा हुआ, तो विक्षेप पैदा होने का मतलब क्या है कि उसमें करंट पैदा हुआ, विद्युत उसमें यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न हुई, ठीक। तो यह स्पष्ट हो गया था कि कुंडली के अंदर चुंबक फेंकने से कुंडली में क्षण भर के लिए धारा प्रवाहित हुई, क्योंकि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें विक्षेप पैदा हुआ, जिससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। जिससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, जैसे ही हम चुंबक को कुंडली के अंदर फेंकते हैं तो कुछ क्षण के लिए उसमें विक्षेप पैदा होता है। तो इस प्रकार फैराडे ने एक नई घटना की खोज की और जिसको नाम दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे की देन है। और इस घटना के संबंध में फैराडे ने अनेक प्रयोग किए, जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो प्रयोग नंबर वन क्या कहता है? प्रयोग नंबर 1 ये कहता है कि जब हम
जब हम एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी कि N को कुंडली की ओर तेजी से गति कराते हैं। देखिए ये एक कुंडली है, इसमें ये धारामापी लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस चुंबक को, ठीक है, यानी कि जिसका कुंडली की ओर N सिरा है और कुंडली के अपोजिट साइड में S सिरा है और उसका वेग कुंडली की ओर है, तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जब हम, ध्यान से समझिएगा, फिगर को देखते रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, इसको इमेजिन कीजिएगा कि कुंडली की तरफ को इस चुंबक को हम तेजी से ला रहे हैं, यानी कि इधर को ला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको गति करा रहे हैं। तो जब हम एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी कि N को कुंडली की ओर तेजी से गति कराते हैं तो धारामापी में क्षणित विक्षेप उत्पन्न होता है। क्षणित का मतलब यानी कि कुछ मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए विक्षेप उत्पन्न होता है। तो जो यह बताता है कि चुंबक की गति से कुंडली में क्षणित विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि चुंबक के N ध्रुव के पास वाला कुंडली का जो तल है उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। अब जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव N को कुंडली से दूर ले जाते हैं, ठीक है, यानी देखिएगा यहां पर क्या हुआ, हम इसको पास ला रहे हैं, लेकिन उसी के साथ हम क्या देखते हैं कि यहां पर इस कुंडली से हम दूर ले जा रहे हैं, ठीक। तो वहीं जब क्या होता है कि जब N सिरा कुंडली से दूर जाता है, तेजी से हम उसी तरीके से दूर ले जाते हैं, तो धारामापी में पुनः क्षणित विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन तब क्या होगा, जो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा वो अपोजिट दिशा में होगा। देखिएगा दोनों फिगर हैं, एक ये है और एक ये है। हमने क्या कहा कि एक कुंडली है और एक ये दंड चुंबक है, छड़ चुंबक जिसको बोलते हैं, और जब हम N सिरे को कुंडली की तरफ करके इसको कुंडली की तरफ गति कराते हैं, वेग का देखिएगा, वेग का तीर हमने कुंडली की तरफ दिखाया गया है, कुंडली की तरफ हम गति कराते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि चुंबक में धारामापी जो लगा हुआ है उसमें एक विक्षेप पैदा होता है। अब अगर हम उसी प्रकार N सिरे को कुंडली की तरफ रखकर ही चुंबक को दूर ले जाएं, देखिएगा चुंबक को दूर ले जाएं तो उसमें फिर से धारामापी एक विक्षेप दिखाता है। लेकिन अब की बार जो विक्षेप होगा वो पहले वाले विक्षेप के अपोजिट दिशा में होगा, ठीक है। जो विक्षेप हुआ वो क्या होगा, वो पहले वाले विक्षेप की विपरीत दिशा में होता है, जो यह बताता है कि चुंबक की गति से कुंडली में क्षणित परंतु पहले की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो धारा भी उल्टी बहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर N सिरा इस साइड है और हम इसके तरफ को इसको ला रहे हैं, कुंडली की तरफ को हम ला रहे हैं, कुंडली के पास हम चुंबक को ले जा रहे हैं, तो धारा अगर इस साइड में फ्लो हो रही है तो जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो धारा की दिशा पलट जाएगी, ठीक। ये हुआ। अब उसने क्या कहा, आप ये भी देख रहे होंगे हमने कुंडली के अंदर यहाँ पर अगर N है तो N लिखा हुआ है, लेकिन जब ये कुंडली के पास लाया जा रहा है, लेकिन जब कुंडली से दूर जा रहा है तो यहाँ पर S है। इसका मतलब क्या है, तो यह दर्शाता है कि चुंबक के N ध्रुव के पास वाला कुंडली का तल दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है जब हम चुंबक को दूर ले जाते हैं, और जब हम कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबक के पास वाला हिस्सा, कुंडली का जो चुंबक के पास वाला हिस्सा है वो उसी, यानी कि अगर N सिरा चुंबक का कुंडली की तरफ है तो वो N सिरे की भांति ही काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब चुंबक कुंडली के पास आता है तो कुंडली उसको दूर भगाने की कोशिश करती है, और यही जो किया गया कार्य होता है हमें विद्युत ऊर्जा यानी कि विद्युत धारा के रूप में प्राप्त होता है। अब जब हम इसको दूर ले जाते हैं तो तब ये S सिरे में
बदल जाता है। तो क्या होगा, ये हम दूर ले जा रहे हैं तो इस चुंबक को ये पास लाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो हम गति कर रहे हैं उसके अपोजिट ये वर्क करता है। तो इस चुंबक को दूर ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। क्लियर, ये है। अब हम देखते हैं कि अगर एस सिरे को हम देखें, एस सिरे को कुंडली की तरफ करके इसको कुंडली की तरफ लाया जाए चुंबक को, तो ये चुंबक एस सिरे की भांति ही काम करेगा। और जब एस सिरे को कुंडली की तरफ करके इसको दूर ले जाया जाता है तो ये सिरा फिर से बदल जाएगा और धारामापी फिर से विपरीत विक्षेप दिखाएगा, क्योंकि धारा की दिशा फिर से बदलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरीके से एक छड़ चुंबक को कुंडली के पास से गुजारा जाए तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, यदि चुंबक को कुंडली की ओर अथवा कुंडली से दूर की ओर गति कराते हैं और उसको रोक दिया जाता है तो धारामापी में विक्षेप तुरंत शून्य हो जाएगा। धारामापी में तुरंत विक्षेप शून्य हो जाएगा। जैसे ही चुंबक को आप रोकोगे वैसे ही धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा। और जब विक्षेप शून्य होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में धारा बंद हो जाएगी। कुंडली में धारा बहनी बंद हो जाती है तो कुंडली में तभी तक धारा बहती है जब तक कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करता रहता है। ठीक है, जब तक चुंबक गति करता रहेगा तब तक कुंडली में धारा बहती रहेगी। अब जितनी तेजी से चुंबक कुंडली के सापेक्ष गति करता है उतनी ही अधिक कुंडली में धारा प्रबल होती जाती है। ठीक है, यानी कि उतना ही अधिक धारामापी में विक्षेप होता है, उतनी ही धारा अधिक बहती है। और कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर अथवा कुंडली के अंदर एक नर्म लोहे की क्रोड रखने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक लेने पर भी धारामापी में विक्षेप बढ़ जाता है और कुंडली में धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। क्लियर, तो ये था माइकल फैराडे का फर्स्ट प्रयोग जो विद्युत चुंबक के प्रेरण को समझाता है। अब देखिएगा प्रयोग नंबर 1 से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब किसी तथा किसी कुंडली, ठीक है, जब किसी तथा कुंडली के बीच, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, हाँ, जब किसी चुंबक, यहाँ पर है चुंबक, जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षित गति होती है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर, अब बात कर लेते हैं प्रयोग नंबर 2 की। प्रयोग नंबर 2 यहाँ पर आपको फिगर दिखाया गया है, तो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से प्रयोग नंबर 2 माइकल फैराडे ने समझाया है। अब देखिए प्रयोग नंबर 2 को समझने के लिए हमें यह पता है, हम ये पढ़ चुके हैं कि धारावाही प्रणालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो यदि प्रयोग 1 में चुंबक को धारावाही प्रणालिका से प्रतिस्थापित कर दें, यानी कि जो कुंडली है, ठीक है, जो चुंबक है प्रयोग 1 में, प्रयोग 1 का जो चुंबक है उसको हम धारावाही प्रणालिका मान लें, तो क्या होगा कि प्रणालिका एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति कराएं तो प्रयोग 1 की भांति ही निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और प्रयोग 1 के निष्कर्ष क्या थे, यानी कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कुंडली है और कोई धारावाही प्रणालिका है, यानी कि धारावाही, देखिएगा धारावाही का मतलब ये है कि जब हम किसी प्रणालिका में बैटरी या किसी सेल के थ्रू धारा को प्रवाहित कराते हैं तो वो धारावाही प्रणालिका कहलाती है। अब पहले क्या कर रहे थे, हम किसी चुंबक को ला रहे थे इस कुंडली के पास में, लेकिन अब क्या करा हमने, अब ये किया कि धारावाही प्रणालिका को हम इसके पास लाए।
तो तब भी हमें प्रयोग नंबर फर्स्ट की तरह ही इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि इस कुंडली में फिर से विक्षेप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रयोग नंबर थर्ड। प्रयोग नंबर थर्ड में माइकल फैराडे ने क्या समझाने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है। देखिए, माइकल फैराडे द्वारा किया गया जो तीसरा प्रयोग है वो इस फिगर की सहायता से आप देख सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। हमें पता है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, अतः चुंबकीय स्थान पर एक धारावाही चालक को लिया जाए तो तब भी हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबक के स्थान पर एक धारावाहिक चालक लिया जा सकता है, ये हमें पता है। ये हमने अभी सेकंड प्रयोग में देखा। चुंबक के स्थान पर हम धारावाही प्रणालिकाओं को भी ले सकते हैं। अब दो परिपथ P तथा S, दो परिपथ P तथा S एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं। परिपथ S को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये परिपथ S है, ये परिपथ P है, ये एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो परिपथ S है उसको हमने क्या कहा, प्राथमिक। ठीक है, तथा इसमें एक बैटरी को हमने लगा दिया। ठीक है, यानी कि इसमें हमने क्या किया, इस इस P को, ये जो हमारे पास P परिपथ है, P सर्किट है, इसको हमने क्या किया, प्राथमिक। P से प्राथमिक, ठीक है, इसको हमने प्राथमिक किया यानी कि प्राइमरी। तो इसमें हमने एक बैटरी यानी कि B, जिसको हम B से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको हमने लगा दिया है। ठीक, अब एक धारा नियंत्रक भी हमने इसमें जोड़ दिया जो ये RH से दर्शाया गया है। ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम कह रहे हैं, यानी कि हमारे पास दो परिपथ थे, दो सर्किट हैं P और S, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के बारे में हम बात करें तो इसमें एक बैटरी को लगाया गया है और बैटरी के साथ साथ एक धारा नियंत्रक को लगाया गया है जिसको हमने RH से प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये था P के बारे में। अब इसी में एक कुंजी को भी लगाया गया है जो है K। ठीक, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं S के यानी कि सेकेंडरी परिपथ के बारे में। तो इसमें एक तार का लूप तथा एक धारामापी होता है। प्राइमरी में एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक, लेकिन सेकेंडरी में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी में एक तार का परिपथ होता है और एक धारामापी लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये इस प्राइमरी परिपथ के सामने रखा हुआ होता है। तो अब क्या करते हैं कि फैराडे ने जब कुंजी K को दबाया तो परिपथ P में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, इस बैटरी से इस प्राइमरी सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो परिपथ S में लगे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो विक्षेप कहाँ पर दिखाएगा, विक्षेप यहाँ पर दिखा रहा है। धारा इसमें उत्पन्न की थी लेकिन विक्षेप इसमें दिखाएगा, सेकेंडरी परिपथ में दिखाएगा। अर्थात परिपथ S में धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ, जब यहाँ पर विक्षेप ये दिखा रहा है तो विक्षेप का मतलब तो वही हुआ ना कि धारा प्रवाहित हो रही है, चाहे वो कितनी भी कम हो। जितना विक्षेप दिखाएगा समझ लो उतनी धारा है, ज़्यादा विक्षेप दिखा रहा है तो धारा ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी परिपथ है, अगर वो थोड़ा भी विक्षेप हमें दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसके थ्रू धारा प्रवाहित हुई। इस धारा की दिशा परिपथ P में धारा की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि अगर इसमें धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है तो सेकेंडरी सर्किट में धारा उसके विपरीत दिशा में बहेगी। ठीक है, तो जब परिपथ P में धारा का मान स्थायी हो जाता है तो परिपथ S में कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं किया जाता, यानी कि कोई प्रभाव नहीं देखा जाता है। अर्थात धारामापी में विक्षेप शून्य रहता है। कुंजी K को छोड़ देने पर परिपथ S में लगे धारामापी में पुनः विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। देखिएगा, जैसे ही हमने कुंजी को यहाँ पर फिर से ओपन किया तो इसमें 0 विक्षेप दिखाया, फिर से हमने इसको बंद किया तो ये फिर से विक्षेप दिखाने लगता है। अर्थात परिपथ S में धारा प्रवाहित होने लगती है
तथा इस धारा को दिशा परिपथ P में धारा की दिशा की भांति होती है। कुछ क्षण बाद विक्षेप पुनः शून्य हो जाता है और फैराडे ने पाया कि जब धारा नियंत्रक RH की सहायता से परिपथ P में धारा का मान परिवर्तित किया जाता है तो परिपथ S में लगे धारामापी में विक्षेप होता है। फिर से विक्षेप हुआ अर्थात परिपथ S में धारा प्रवाहित होती है। तो कई तरीके से यह देखा गया कि परिपथ P के कारण यानी कि प्राइमरी परिपथ के कारण सेकेंडरी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। कई तरीके से उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि जब प्राथमिक परिपथ से बहने वाली धारा में कोई परिवर्तन होता है तब द्वितीय परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि द्वितीयक परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तो यही इसमें बताया गया है कि माइकल फैराडे ने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह भी बताया कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। ये धारा प्रवाहित है, धारा प्रवाहित होती है यानी कि धारा का बहाव होता है। ठीक है, ये थे फैराडे के 3 नियम जो यह प्रूव करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस तरीके से देखा जा सकता है, यानी कि अगर हम किसी कुंडली के पास में किसी चुंबक को गति करा रहे हैं कुंडली से दूर या हम कुंडली के पास में लाएंगे तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अगर किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका को किसी कुंडली के पास में लाएंगे तो तब उस कुंडली में धारा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तरह तरह के प्रयोग करके जो माइकल फैराडे थे उन्होंने यह सिद्ध किया कि हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण को इस तरह से देखा जा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम यानी कि फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो फैराडेज के नियम थे उनको हम देखते हैं। तो ये इस तरीके के प्रयोग करने के बाद तो इन प्रयोगों के आधार पर माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियमों को प्रतिपादित किया जिन्हें फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से जाना जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए थे और वो नियम क्या थे उनके बारे में देख लेते हैं। जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में चुंबक यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चुंबक की जो बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसकी संख्या को घटाया और बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, या तो घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा तभी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक विद्यमान रहता है जब तक फ्लक्स परिवर्तन रहता है। जैसे ही फ्लक्स एक समान होता है तो विक्षेप भी 0 हो जाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा, धारा भी 0 हो जाएगी। ठीक है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ने पर विपरीत धारा तथा घटने पर समान धारा उत्पन्न होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यदि बल रेखाओं की संख्या बढ़ाएं तो धारा विपरीत हमको मिलेगी और अगर बल रेखाओं की संख्या घटा दें तो जो धारा है वो समान उत्पन्न होती है, समान धारा उत्पन्न होती है, एक सी धारा उत्पन्न होती है। दूसरा नियम क्या बताया था? दूसरे नियम में ये कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। देखिएगा, इसको समझिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, अपॉन में टाइम होगा, टाइम के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि t = 1 पर कितना है, फाई 1 है,
t=5 पर कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिएगा इसको गणितीय रूप में हम कैसे बता सकते हैं, किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो दूसरा नियम ये बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी समय कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है, फाई है किसी समय, यानी कि t इक्वल टू, ठीक है, t समय में किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है वो हमने कितना माना, φ1, तथा t समय पश्चात फ्लक्स परिवर्तन होकर φ2 हो जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद फ्लक्स की जो है मात्रा उसमें परिवर्तन हो जाता है और वो हो जाता है φ2। तो दूसरे नियम से हम ये देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो किसके समानुपाती होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। यानी कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसके साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो E है यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो समानुपाती किसके है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ φ2 - φ1 और किसके अनुसार हुआ, टाइम के अनुसार। तो हम लिख सकते हैं E समानुपाती φ2 - φ1/t। अब इसको समानुपाती को हम हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लिखेंगे k, φ2 - φ1/t। अगर हम k इक्वल टू रखें 1 तो यहाँ पर E इक्वल टू φ2 - φ1/t हम कह सकते हैं यदि dt समय में फ्लक्स से d∅ परिवर्तन होता है। याद रखिए dt समय में फ्लक्स से d∅ परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होगा वो कितना होगा, E इक्वल टू, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू -d∅/dt। क्या उतना होगा, -d∅/dt। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कुछ ऐसे पॉइंट जिनकी सहायता से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल्स, उनको समझने में आसानी और सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो भी डेफिनेशंस, जो भी हमने नियम पढ़े हैं उनके बारे में जो मेन पॉइंट हैं उनको हमने एक नोट लिस्ट हमने बनाई है, नोटिंग पॉइंट बनाए हैं। तो उन पॉइंट को हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन नोटिंग पॉइंट को समझने वाले हैं और आगे देखेंगे लेंज का नियम क्या था और लेंज के नियम के बारे में जानेंगे। लेंज के नियम के जो डेरिवेशंस हैं उनको हम करेंगे, लेंज के नियम को समझेंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।